Welcome students. In our today's video lecture, we are going to discuss about the pathophysiology of peptic ulcer. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पेप्टिक अल्सर डिजीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अल्सरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ अपर जीआई ट्रैक्ट दैट रिक्वायर एसिड एंड पेप्सिन फॉर देयर फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि पेप्टिक अल्सर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बनने वाला वो ओपन वुंड है जिसके की फॉर्मेशन में एसिड और पेप्सिन का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो अल्सर है ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ये स्टमक में है, और ये अल्सर है ये ड्यूडेनल अल्सर को शो कर रहा है जो कि ड्यूडेनम में है। बेसिकली हमें तीन फॉर्म्स देखने को मिलते हैं पेप्टिक अल्सर के। पहला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर, दूसरा है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर, और तीसरा है स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, और ये क्या करता है कि ये अमोनिया को रिलीज करता है जिससे कि ये अपने चारों तरफ एक बेसिक एनवायरनमेंट बनाता है और एसिड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। दूसरा रीज़न है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा फॉर्म जो मैंने बताया वो था स्ट्रेस अल्सर। तो स्ट्रेस अल्सर का मतलब होता है कि जब कभी हम बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा की कंडीशन में होते हैं, हम जब कभी बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न की कंडीशन में होते हैं, हिपैटिक कोमा की कंडीशन में होते हैं, तो इन सिचुएशंस में भी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो डैमेज होने लगती है, जिसको कि हम लोग स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर में बनने वाला जो वुंड होता है वो गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक एरोजन्स में बनने वाले वुंड से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इस तरह से डिफरेंट है कि पेप्टिक अल्सर में बनने वाला वुंड मस्कुलरिस म्यूकोसा तक पहुंच जाता है। व्हाट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा? मस्कुलरिस म्यूकोसा एक लेयर होती है, जब हम स्टमक का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें एक लेयर दिखती है डीप में जिसे कि हम मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर का जो ओपन वुंड होता है वो गहरा होता है, वो मस्कुलरिस म्यूकोसा तक पहुंच जाता है, जबकि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक एरोजन्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी का मतलब होता है व्हाई ऑफ द डिजीज, मतलब डिजीज कहाँ से शुरू होती है। तो अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो पेप्टिक अल्सर की शुरुआत होती है जब कभी भी एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एग्रेसिव फैक्टर क्या है। तो एग्रेसिव फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, और डिफेंसिव फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो हमें अल्सर होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे एग्रेसिव फैक्टर है एसिड, पेप्सिन, बाइल और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। डिफेंसिव फैक्टर है गैस्ट्रिक म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयन, प्रोस्टाग्लैंडिन। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होते हैं, हमें हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बचाते हैं डैमेज से। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वुंड हीलिंग में हेल्पफुल है, और इनेट रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोसा सेल। व्हाट इज इनेट रेजिस्टेंस ऑफ म्यूकोसा सेल? जो म्यूकोसल सेल्स होती हैं उनमें ये जन्मजात की पावर होती है कि वो अपने आप को एसिड से बचा लेती है, इसे हम लोग बोलते हैं इनेट रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोसल सेल। तो ये सारे हो गए डिफेंसिव फैक्टर। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसका एसिड लेवल हमेशा बढ़ा ही होना चाहिए या बढ़ा ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन गैस्ट्रिक अल्सर generally acid secretion is normal or low. In duodenal ulcer acid secretion is high in half of the patient and normal in rest. इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो एसिड लेवल होता है वो जनरली नॉर्मल होता है या लो होता है, और ड्यूडेनल अल्सर में एसिड सिक्रीशन आधे पेशेंट्स में हाई होता है और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में नॉर्मल होता है। तो हमें सिर्फ हमें जो है एसिड लेवल पे सिर्फ ध्यान नहीं देना है, और भी एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसका एसिड लेवल हमेशा बढ़ा ही रहेगा। मोस्ट पेप्टिक अल्सर्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड पेप्सिन व्हेन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स डिसरप्ट द नॉर्मल म्यूकोसल डिफेंस। ज्यादातर पेप्टिक अल्सर
एसिड और पेप्सिन की प्रेजेंस में बढ़ते हैं या और एग्रेसिव फॉर्म में आ जाते हैं जब हेलिकोबैक्टर पायलोरी और या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होती है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमें पेन किलर्स नहीं खाने चाहिए, इससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि अब हम इसको समझेंगे। जो नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज करते हैं दो मैकेनिज्म से। नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वो होते हैं जो COX-1 और COX-2 दोनों को रोकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि वो अपने एक्शन में सेलेक्टिव नहीं होते। तो वो COX-1 और COX-2 दोनों को रोकने की क्षमता रखते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। पहला तो है कि बाय डायरेक्ट टॉपिकल इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एपिथेलियम। पहला तो ये है कि वो गैस्ट्रिक एपिथेलियम को डायरेक्ट इरिटेट करते हैं। दूसरा, सिस्टेमिक इनहिबिशन ऑफ COX-1 which results in the decreased synthesis of protective prostaglandins। जब COX-1 की सिंथेसिस रुक जाती है, COX-1 रुक जाता है, तो COX-1 कुछ प्रोटेक्टिव गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो COX-1 की सिंथेसिस रुकने से कुछ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन भी रुक जाते हैं बनना, जिस वजह से गैस्ट्रिक डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये दो मैकेनिज्म थी जिससे जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाते हैं। और यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विद नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर हम सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर का उतना रिस्क नहीं है, लेकिन अगर हम लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं तो ये रिस्क कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे लाइक हाइपरपेप्सिनोजेनिमिया। हाइपरपेप्सिनोजेनिमिया क्या होती है, पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। तो एक एंजाइम है, तो ये जो है प्रोटीन है जिसके बनने के लिए एक जीन जिम्मेदार है। तो कुछ लोगों में ऐसे जेनेटिक वेरिएशंस हो जाते हैं जिससे कि पेप्सिन का वो जीन ऐसा म्यूटेशन उसमें हो जाता है कि पेप्सिन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपेप्सिनोजेनिमिया। तो ये भी रिस्पांसिबल होता है पेप्टिक अल्सर बनाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। तो सबसे जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है एब्डोमिनल पेन। उसके बाद क्या है, नॉकटर्नल पेन बिटवीन 12 AM to 3 PM। नॉकटर्नल का मतलब होता है रात में होने वाला पेन जो कि 12 से 3 के बीच में होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पे इन ड्यूडेनल अल्सर पेन अकर्स 1 to 3 hours आफ्टर मील। ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट में खाना खाने के 1 से 3 घंटे के बाद जो है पेन शुरू होता है। और इन गैस्ट्रिक अल्सर फूड में प्रेसिपिटेट द पेन। और गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, खाना खाते ही पेन शुरू हो सकता है। और फीचर्स हैं नाजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, हार्टबर्न, ये सारे फीचर्स भी हैं, दोनों में आते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन है ये गैस्ट्रिक अल्सर में। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया पेप्टिक अल्सर के बारे में और इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने समझी, इसकी एटियोलॉजी हमने समझी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ पेप्टिक अल्सर। दैट्स ऑल, थैंक यू।